बात करते हैं प्रयागराज को दहलाने वाले उमेश पाल हत्याकांड की। इलाहाबाद कहिए या प्रयागराज, लेकिन करीब 30 किलोमीटर दूर एक कस्बा है फूलपुर, जिसकी पहचान की जड़ में जवाहरलाल नेहरू हैं। जनेश्वर मिश्र और विश्वनाथ प्रताप सिंह के नाम भी इसी इलाके से जुड़े हैं। लेकिन इसी फूलपुर से संसद तक का सफर तय करने वाला माफिया अतीक अहमद का नाम भी इसमें शामिल है। अतीक जो एक दो नहीं बल्कि पूरे 200 केस में आरोपी है, फरार है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सिर्फ अतीक ही नहीं, उसका पूरा परिवार दागदार है। और खबर यह है कि माफिया अतीक अहमद के परिवार पर शिकंजा और कस गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने अतीक की पत्नी के खिलाफ एक और केस दर्ज किया है। अतीक के बेटे अली अहमद और शूटर साबिर पर भी एक केस दर्ज हुआ है। अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी को भी उमेश पाल मर्डर केस में वांटेड आरोपी बना दिया गया है। अतीक की 2 भांजियों के नाम भी वांटेड की फहरिस्त में शामिल हो गए। अब पुलिस अतीक की बहन और उसकी 2 बेटियों की भी तलाश कर रही है। पुलिस जल्द ही तीनों पर इनाम भी घोषित कर सकती है। ये तमाम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और आज हम आपको प्रयागराज के सबसे बड़े अपराधी खानदान की कहानी बता रहे हैं। देखिए अतीक एंड फैमिली की क्राइम कुंडली। ये उस गैंगस्टर की पहचान है जिसने 17 बरस की उम्र में गैंग बनाया, जो बरसों तक हत्या, अपहरण, कब्जा, फिरौती और वसूली की फैक्ट्री स्थापित कर उसे बेधड़क चलाता रहा। मुस्लिम वोट बैंक की गरज परस्त रही सियासी पार्टियां जिस हिस्ट्री शीटर की हनक की दशकों तक पैरोकार रही। आतंक का पर्याय रहे उस अतीक अहमद ने कैसे गुंडों को पारिवारिक पेशा बना लिया, उसका ट्रेलर है ये दृश्य जो थोड़ा पुराना है। इसमें बाहुबली अतीक अहमद का माफिया भाई है, साथ में बारूदी आवाज से फिजाओं को आतंकित करता अतीक का बेटा है। अतीक अहमद का सिर्फ भाई या बेटा ही नहीं, परिवार के एक एक सदस्य ने खून, बंदूक, बारूद, वसूली, रंगदारी की दीक्षा ली। अतीक की फैमिली की क्राइम कुंडली आपको बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए इस महिला को जिस पर अभी अभी अपने पारिवारिक पेशे को आगे बढ़ाने का आरोप लगा है। नाम है आयशा नूरी। पहचान ये है कि ये अतीक की बहन है। जब अतीक अहमद को साबरमती जेल से लाया जा रहा था, तब ये अपने भाई की गाड़ी के पीछे पीछे आ रही थी, लेकिन अचानक लापता हो गई। फरारी से पहले आयशा नूरी कैमरों के सामने आकर सरकार और सिस्टम को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा कर रही थी। सर, हम रास्ते में तो ये आया कि शाइस्ता परवीन गिरफ्तार हो गई हैं, जबकि 4 दिन तक उनका पता ही नहीं था। कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है हमारी भाभी से भी। हम लोग गुहार चाहते हैं हमारे दोनों भाइयों की सुरक्षा की जाए जी, उनकी सुरक्षा की, उनके जान की सुरक्षा की मांगती है। चेहरे पर खौफ और होठों पर कांपते शब्द। करीब 1.5 महीने पहले प्रयागराज जिस बारूदी साजिश से दहला था, उसी साजिश की नई किरदार है आयशा नूरी। उमेश पाल हत्याकांड में ही अतीक की इस बहन की एंट्री हुई है। प्रयागराज पुलिस का दावा है कि उमेश पाल हत्याकांड में आयशा नूरी भी शामिल थी। शूटरों को भगाने में आयशा ने अहम भूमिका निभाई थी। शूटरों को शहर से भागने में मदद की थी। दावा है कि 5 मार्च को आयशा नूरी के मेरठ वाले घर पर बमबाज गुड्डू मुस्लिम गया था। आयशा नूरी और उसके पति डॉक्टर अखलाक अहमद ने गुड्डू मुस्लिम की खूब खातिरदारी की थी। अतीक के इस खास गुर्गे को शहर से भागने के लिए पैसे भी दिए थे। 6 मार्च को बेटी अजनीला नूरी के साथ मीडिया के सामने आकर दुखड़ा भी रोया था। हमारे ऊपर इतना दुख पड़ा है, हमारे सारे मकान गिराए जा रहे हैं, हमारे बच्चे घर से बेघर हैं। 4 बच्चे हमारे 10 दिन से पता नहीं कहाँ थे, दो भतीजे हमारे, हम लोग को पता ही नहीं था। आप लोग कैसा सवाल सर जो हमसे बता सकते हैं वो हम बता रहे हैं आप लोगों को। परिवार की परवाह में बोलते हुए आयशा बार बार सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही थी। इसके बाद आयशा प्रयागराज से सटे कौशाम्बी की तरफ गई, लेकिन उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं। जो आयशा नूरी उमेश पाल शूटआउट केस के बाद अपने भाइयों माफिया अतीक अहमद और बरेली जेल में बंद खालिद अजीम उर्फ अशरफ को बेगुनाह बता रहे थे, पुलिस के बड़े अफसरों पर धमकी देने और उत्पीड़न करने का आरोप लगा रहे थे, वही आयशा नूरी अब उमेश पाल शूटआउट केस में आरोपी के तौर पर शामिल हो गई है।
प्रयागराज पुलिस उसको तलाश रही है। आयशा नूरी प्रयागराज से लेकर मेरठ तक लगातार पुलिस को चकमा देते हुए भागती फिर रही है। आयशा नूरी फरार है, हालांकि उसकी कार लावारिस हालत में मिली है। 6 मार्च को संदीपन घाट थाना क्षेत्र में आयशा की कार मिली थी। पुलिस ने थाने में उसे लावारिस गाड़ी के तौर पर दर्ज किया था। लापरवाही बरतने पर संदीपन घाट थानाध्यक्ष और एक चौकी इंचार्ज निलंबित कर दिया गया है। लेकिन अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन की तरह अब आयशा भी पुलिस के लिए पहेली बन गई है। शाइस्ता परवीन भी फरार है। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन आरोपी है। शाइस्ता परवीन तब से ही फरार हैं। पुलिस और एसटीएफ की टीमें उन्हें लगातार तलाश कर रही हैं, लेकिन उनके हाथ अभी तक खाली हैं। शाइस्ता परवीन को गली गली खोज रही पुलिस ने उसके ऊपर इनाम की राशि बढ़ा दी। शाइस्ता पर इनाम की राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए की गई है, जबकि शाइस्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। हालांकि सिर्फ शाइस्ता नहीं, उनका वो बेटा असद अहमद भी फरार है, जो छठा हुआ शूटर है, जो उमेश पाल हत्याकांड में शामिल है, जिसने उमेश पाल पर घर में घुसकर गोलियां दागी थी और दुनिया ने कैमरे पर देखा था। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद की आधी फैमिली आरोपों के चक्रव्यूह में है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग बाहर थे वो इस पूरी साजिश का हिस्सा थे। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अतीक अहमद की फैमिली या तो जेल में है या फिर फरार है। मतलब अतीक का पूरा परिवार अपराध का पाठ पढ़कर गुंडागर्दी की कंपनी चला रहा है। अतीक एंड फैमिली के ऊपर कितने केस दर्ज हैं, उसे जानिए जरा। गैंगस्टर अतीक अहमद पर 100 केस दर्ज है। अतीक के भाई अशरफ अहमद पर 53 केस दर्ज है। अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन पर 4 केस, बेटा अली अहमद पर 5 केस दर्ज हैं। दूसरे बेटे उमर अहमद पर 2 केस दर्ज हैं, ये दोनों जेल में बंद हैं। तीसरे बेटे असद अहमद पर 1 केस दर्ज है और इस वक्त वो भी फरार है। उमेश पाल हत्याकांड में केस दर्ज होने के बाद अतीक की बहन आयशा नूरी की जिंदगी भी फरारी में चल रही है। इसके अलावा अतीक अहमद के 2 और बेटे हैं जो नाबालिग हैं और फरार है। अलग अलग केस हैं, अलग अलग धाराएं लगी हैं, लेकिन समूची फैमिली दागदार है। अब जरा समझिए कि जिस अतीक अहमद ने अपने पूरे परिवार को अपने अवैध धंधों में झोंक दिया, उस पर कितने और कहां-कहां केस दर्ज है। जो प्रयागराज अतीक अहमद के अपराध की प्रयोगशाला रहा है, वहां माफिया डॉन के खिलाफ 95 केस दर्ज है। चुनाव जीतकर जिस लखनऊ की सदन में बैठा, उस लखनऊ में 2 केस दर्ज है। इसके अलावा चित्रकूट, कौशाम्बी और बिहार में भी 1-1 केस दर्ज है अतीक अहमद के खिलाफ। जबकि उमेश पाल किडनैपिंग केस में अतीक अहमद को सजा मिल चुकी है। वो गुजरात के साबरमती जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। कालकोठरी में बंद अतीक अहमद के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। जेल में अतीक अहमद की बैरक बदल दी गई है। अतीक अहमद को अब हाई सिक्योरिटी जोन वाली 200 नंबर खोली में रखा गया है। अतीक अहमद को अब 200 खोली बैरक के एरिया में शिफ्ट किया गया। ये पूरा एरिया हाई सिक्योरिटी जोन में आता है। यहाँ अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट का आरोपी भी कैद है। अतीक अहमद 2019 से ही साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उम्र कैद की सजा के बाद पहली बार माफिया की बैरक बदली गई। माफिया अतीक अहमद को साबरमती के जिस इलाके में शिफ्ट किया गया है, वहाँ सजायाफ्ता खूंखार अपराधी भी बंद है। इसलिए एक दौर में कानून को बपौती समझने वाले माफिया का हलक सूख चुका है। अतीक साबरमती जेल में बंद है तो लखनऊ जेल में बंद उसके बेटे उमर की मुश्किलें भी बढ़ चुकी हैं। मुकदमा अपराध संख्या 1065/2019 में मोहम्मद उमर सनोफ अतीक अहमद को जिला कारागार लखनऊ से तलब किया गया था। उमर आए थे। अतीक अहमद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से पेश हुए हैं। आज मोहम्मद उमर पर 147, 149, 329, 364 ए, 386, 394, 411, 420, 467, 468, 471, 506 और 120 बी में आईपीसी की जो धाराएं हैं, इनमें उन पर आरोप तय किए गए हैं। अब मुकदमे की कार्रवाई अभी शुरू हो जाएगी। जाहिर है कि एक एक कर अतीक फैमिली का हिसाब होना शुरू हो चुका है। जो जेल में बंद है उन पर एक्शन शुरू हो गया है और जो फरार हैं उनकी तलाश तेज हो चुकी है। और इन सब के बीच अतीक की अवैध संपत्ति पर भी कार्रवाई जारी है। जाहिर है कि 17 बरस की उम्र में अतीक अहमद ने जो अपराध का पौधा लगाया था, लहू से सींचा था, बारूद उगलने वाली बंदूकों के बेड़े में उसे महफूज रखा गया था, उसका कानूनी हिसाब शुरू हो चुका है।
बात करते हैं इस समय कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस के बीच चल रही तैयारियों और उठापटक की भी। कांग्रेस से इस समय एक बड़ी बैठक चल रही है दिल्ली में। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे कांग्रेस का मंथन हो रहा है और इस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद हैं। कर्नाटक की बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन होना है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस 166 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है, लेकिन अब भी कई सीटें ऐसी हैं जिन पर पेंच फंसा हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे, मेरे सहयोगी जैनेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस बैठक को लेकर और क्या माना जाए कि इस बैठक से समाधान या कुछ नामों के निकलने की उम्मीद कितनी? देखिए प्रणय जी, कांग्रेस अब तक 166 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। 58 सीटें बची हुई हैं और सूत्र ये बता रहे हैं कि करीब 25 से 30 ऐसी सीटें हैं जिन पर पेंच अभी भी फंसा हुआ है और इसी को सुलझाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, इसके अलावा कर्नाटक स्क्रीनिंग कमेटी के हेड मोहन प्रकाश, मुकुल वासनिक, ये नेता जो है वो उनकी बैठक शुरू हो गई है। इससे पहले 3 दौर की बैठक केंद्रीय चुनाव समिति की कांग्रेस की हो चुकी है, जिसमें कि लगभग 200 के करीब सीटों पर मुहर लगाई जा चुकी है। 166 सीटों पर ऐलान भी हो चुका है, लेकिन 25-30 सीटें ऐसी हैं जो फंसी हुई हैं और उन्हीं में से एक सीट है कोलार, जिस पर अपना दावा सिद्धारमैया पेश कर रहे हैं। डीके ग्रुप नहीं चाहता कि सिद्धारमैया 2 सीटों से लड़े, तो ये पेचीदगियां हैं। इन्हीं को सुलझाने के लिए खड़गे के घर पर ये बैठक जो है वो शुरू हो गई है। कोलार के अंदर ही बैठक, कोलार में ही जो है राहुल गांधी की रैली होनी थी, जिसे टालना पड़ा केवल इसी पेंच के कारण। तो सिद्धारमैया की दावेदारी को लेकर क्या माना जाए कि ये दावेदारी कांग्रेस के लिए एक चुनौती भी बन सकती है, क्योंकि जिस तरीके से सिद्धारमैया कोलार से लड़ने पर अड़े हुए हैं? बिल्कुल, न सिर्फ अड़े हुए हैं बल्कि उन्होंने सार्वजनिक ऐलान भी कई जगहों पर कर दिया है और सिद्धारमैया के लिए ऑलरेडी पहले से ही एक सीट वरुणा से उनकी उम्मीदवारी का ऐलान किया जा चुका है। वो कोलार से भी लड़ना चाहते हैं। उनकी दलील ये है कि उनके कोलार से लड़ने से आसपास की लगभग जो है 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस को फायदा मिलेगा। वहीं डीके ग्रुप जो है उसका ये मानना है कि सिद्धारमैया को एक सीट पर फोकस करना चाहिए और पूरे प्रदेश में पार्टी के लिए कैंपेन करना चाहिए और इसी पर पेच फंसा हुआ है। और यही वजह है कि राहुल गांधी की कोलार की रैली 3 बार टल चुकी है। कल प्रस्तावित थी रैली जिसमें राहुल और प्रियंका दोनों को शामिल होना था, अब वो 16 तारीख को टल गई है। तो उम्मीदवारों के ऐलान और अन्य रणनीतियों को लेकर के खड़गे के आवाज पर शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए जैनेंद्र। आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे इस खबर पर अपडेट देते रहेंगे। लेकिन कर्नाटक में जहां कांग्रेस में फिलहाल खींचतान चल रही है उम्मीदवारों को लेकर, तो वहीं राजस्थान में जहां 7 महीने बाद चुनाव होना है, वहां भी घमासान मचा हुआ है। राजस्थान में इसी साल चुनाव होना है, लेकिन चुनावों से पहले ही कांग्रेस के अंदर उथल पुथल और बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं। युवा कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भ्रष्टाचार पर एक्शन न लेने को लेकर 11 अप्रैल को अनशन पर बैठने का ऐलान कर दिया। इशारों ही इशारों में अशोक गहलोत पर उन्होंने मिली भगत तक के गंभीर आरोप लगा दिए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा सुनिए। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से सचिन पायलट फिलहाल तीखे तेवरों के साथ मीडिया के सामने आए। उन्होंने आरोप लगाए और उन्होंने आरोप लगाए इस बात को लेकर कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है। जहां एक तरफ केंद्र सरकार जो जांच एजेंसियां हैं उनका इस्तेमाल कर रही है, यह आरोप विपक्ष लगाता रहा है, कोर्ट तक जाता रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी ही सरकार को इस चीज को लेकर घेरा है और आरोप लगाया है। और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे सिंधिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन अशोक गहलोत सरकार ने कार्रवाई नहीं की। एक तरफ तो केंद्र सरकार एजेंसीज का दुरुपयोग कर कर जो कांग्रेस की लीडरशिप है उनको टारगेट कर रही है। अब फर्जी केस बनाए जा रहे हैं, चाहे वो नेशनल हेराल्ड का केस है, चाहे वो यंग इंडियंस का केस है, और मुकदमों में, केसों पे सुनवाई हो रही है, पेशी लग रही है, समन्स आ रहे हैं, नोटिस आ रहे हैं। एक तरफ तो वो ऐसा काम कर रहे हैं और राजस्थान सरकार जो हमारी अपनी सरकार है, यहाँ पर जो हमारे एजेंसी संसाधन हैं उनका हम ना तो सदुपयोग करें ना उपयोग कर रहे हैं। हमारे विरोधी इस भ्रम को फैलाने की भी कोशिश कर सकते हैं कि कहीं कोई मिलीभगत तो नहीं है। 1 दिन का अनशन 11 अप्रैल को मैं रखूंगा शहीद स्मारक पर। इस बारे में मैंने जिला प्रशासन को सूचित कर दिया है। अनशन करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने को रखा जाएगा। अब तक जो हम नहीं कर सके 4.25 साल में, उसको करने के लिए सचिन पायलट ने क्या कहा, किन तेवरों के साथ कहा, वो हमने आपको सुनवाया, लेकिन इसके मायने क्या निकल रहे हैं और राजस्थान की सियासत किस तरफ जा रही है, इसको समझने के लिए सीधे रुख करेंगे। मेरे सहयोगी मनीष शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, सचिन पायलट ने जिन तेवरों के साथ कहा वो सब कुछ हमने सुना, सुनवाया, लेकिन
आज इसकी टाइमिंग जो है वो भी बहुत सारे बड़े सवाल खड़े करती है। आप क्या पढ़ पा रहे हैं, और ये अशोक गहलोत के खिलाफ जो ये मोर्चा खुला है ये कहां तक जाता नजर आता है? जी, पहले सचिन पायलट पर आरोप लगा था कि उन्होंने सरकार या सत्ता हथियाने के लिए और राजस्थान की कांग्रेस में बगावत करवाई, अपने विधायकों को लेकर के मानेसर चले गए। लेकिन अब 2020 के बाद जब हम साल 2023 में है, आपने टाइमिंग का जिक्र किया, बहुत कम समय, केवल 7 महीने का राजस्थान के विधानसभा चुनाव में, और उसमें भी सचिन ने जिन मुद्दों को उठाया है वो साफ तौर पर एक तीर से 2 निशाने। अब गेंद अशोक गहलोत के पाले में है। अशोक गहलोत अगर सचिन की मांग पर वसुंधरा राजे सरकार के पूरे कामकाज की अगर जांच करवाते हैं तो ये सचिन पायलट की जीत होगी, और अगर अशोक गहलोत ऐसा नहीं करते। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनीष। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस खबर पर आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन जिस तरीके से कई निशाने साधने की कोशिश की है एक तीर से, उस पर नजर होगी राजस्थान की सियासत किस तरफ करवट लेती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।